माता जी ने दी थी, प्रिया जी ने। सबसे पहले आप इनके डिटेल्स नोट कर लें। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 15/2/2002, 15 फरवरी 2002। जन्म समय है 10:17, वडोदरा गुजरात का इनका जन्म है। इनका जो एक क्वेश्चन मेन है, सबसे मेन इनका क्वेश्चन है कैरियर को लेके। इनकी माता जी ने पूछा था, ये दृष्टि जी का भी क्वेश्चन है कि कैरियर को लेके। बाकी इनका कुछ ज्योतिष से रिलेटेड था और कुछ इनके नववांश से रिलेटेड थे। तो वो जैसे जैसे कुंडली का मैं विश्लेषण करूँगी उसमें मैं बता दूँगी। मेन क्वेश्चन जो है इनका वो कैरियर से रिलेटेड है। ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और ये उसमें देखना चाहते हैं अपनी कुंडली में क्या कुंडली यूपीएससी के लिए सपोर्ट करती है या नहीं करती। यूपीएससी में भी ये जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें जाना चाहती है, यानी कि आईएफएस का ये तैयारी करना चाहती हैं। उसमें ये चाहती हैं कि उनका कैरियर बने इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इंसान के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी तो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक आईएएस ऑफिसर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आईएएस ऑफिसर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए, और देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये क्वालिटीज़ एक आईएएस ऑफिसर के लिए चाहिए रहती हैं, और आईएफएस के लिए भी ये क्वालिटीज़ चाहिए रहती हैं। जो इनका लग्न बनता है वो लग्न बनता है इनका मेष, और जो इनकी चंद्र राशि बनती है वो बनती है मीन। तो जो मेष राशि है, सबसे पहले हम लग्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ लग्न का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। तो इनका जो लग्न मिला है, इनको मंगल का लग्न मिला है, सेनापति का लग्न है ये, और क्योंकि मंगल सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, और अग्नि तत्व की राशि है। तो ये जो क्वालिटीज़ आईएएस ऑफिसर के लिए मैंने आपको बताई थी, ये इस लग्न के लोगों में इनबिल्ट होती है। ये जन्मजात दे के पैदा होते हैं, ये क्वालिटीज़ गॉड गिफ्टेड होते हैं। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल सेनापति है हमारा, और सेनापति का काम क्या होता है, सेनापति का ये काम होता है उसको अपने राज्य की सुरक्षा करनी होती है सबसे पहले तो, और राज्य की सुरक्षा करने के लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितने सैनिक कहाँ रहेंगे और क्या नहीं रहेंगे, अगर हम पहले के हिसाब से देखें। और अगर आज के हिसाब से भी देखें तो होम मिनिस्ट्री वगैरह जो होती है वो देखते हैं कि, या डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो यही देखती है, वो सेनापति का ही काम करते हैं कि हमारे कौन से बॉर्डर को हमको ज़्यादा सुरक्षित रखना। और सेनापति को कई बारी 1-to-1 जाके अपोजिट पार्टी से अपने दुश्मन से भी जाके फेस टू फेस बात करनी पड़ती है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। और मेष लगन की जो सेकंड भाव के भावपति बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र वाणी के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, मीठा बोल के अपनी सारी काम करवा लेते हैं। तीसरे भाव से भी हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, और वहाँ पे बुध की राशि बनती है, बुध भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इनकी जो चंद्र राशि बनती है, ये इनकी कुंडली का प्लस पॉइंट है कि इनको मेष लग्न मिला, लेकिन इनकी जो चंद्र राशि है वो मीन बनती है, जबकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, एक मंगल की राशि है और एक गुरु की राशि है, लेकिन इनके जो तत्व हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं। एक अग्नि तत्व की राशि है और एक जल तत्व की राशि है, और अग्नि और जल का कभी मेल नहीं होता। तो ये कुंडली में जहाँ मेष लग्न मिला वहाँ पे प्लस पॉइंट मिला, वहीं पे मीन लग्न मिला तो एक तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। तो अंदर जो है इनके मन में ये ऊपर से कितने भी बोल्ड नज़र आती हों, लेकिन इनके अंदर बहुत मन में दुविधा चलती रहती है, बहुत मतलब इनको अपने आप से बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती होंगी, तब ये जाके कहीं कोई निर्णय ले पाती है। तो ये कुंडली में जो है इनका नेगेटिव पॉइंट हो गया कि दोनों के तत्व नहीं मिलते, चंद्र राशि और लग्न के तत्व नहीं मिलते। दूसरा जो इनका एक अवयोग बन रहा है, इनके लग्नपति जो है वो
12वें भाव में बैठे हैं मीन राशि में, लेकिन चलित में जब हमने देखा था तो ये फर्स्ट हाउस का ही रिजल्ट दे रहे थे। तो ये एक पॉइंट इनके में बनता है। इनके जो सेकंड भाव में शनि बैठा है, इनके तृतीय भाव में गुरु और राहु बैठा है, इनके 10th हाउस में बुध बैठा है, 11वें भाव में इनका सूर्य शुक्र के साथ बैठा है, 12वें भाव में मंगल और चंद्र बैठा है। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इनका IAS UPSC के लिए पूछा था। IAS ऑफिसर के लिए जो हमें देखना चाहिए, जो हमें ग्रह भाव देखने चाहिए, वो कौन से भाव हैं? वो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। हमको इनको देखना चाहिए, इनकी स्थिति देखनी चाहिए, इनके भावपतियों की स्थिति देखनी चाहिए। इन 6 भावों में जितना अच्छा कनेक्शन बनेगा उतने ही अच्छे चांसेस बन जाते हैं आपके पेपर क्लियर करने के, UPSC को क्लियर करने के लिए, क्योंकि UPSC में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। अगर हम इनका देखें तो इनके जो सेकंड भाव का मालिक है वो 11वें भाव में बैठा है और 11वें भाव का मालिक सेकंड भाव में बैठा है, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है, एक प्लस पॉइंट। पंचम भाव का मालिक जो है इनका 11वें भाव में बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है, दूसरा प्लस पॉइंट। इनका छठे भाव का मालिक 10वें भाव में बैठा है, छठे और 10वें का कनेक्शन बन रहा है और वो बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव के नक्षत्र में बैठा है, भावपति के नक्षत्र में बैठा, सूर्य के नक्षत्र में। ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये हो गया कि इनका 4th हाउस का मालिक जो है वो 12वें भाव में जाके बैठा है। ये नेगेटिव होते हुए भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि IAS ऑफिसर्स जो होते हैं इनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। 12वें भाव में जाने के बावजूद भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। सूर्य जब भी 11वें भाव में बैठता है तो ये बहुत अच्छा होता है, कुंडली के काफ़ी सारे दोषों को ये समाप्त कर देता, ख़त्म कर देता है सूर्य। और सूर्य 11वें भाव में बैठ के हायर पोस्ट दिलाने में मदद करता है। वहाँ पे बैठ के आपके दुश्मन तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन वो दुश्मन आपके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यानी कि दुश्मन क्या हुए? UPSC में आपके दुश्मन तो सबसे पहले जो कॉम्पिटिटर्स हैं वही हुए, तो कंपटीशन क्रैक करने में ये सहायक रहता है। और फिर बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और इनकी जो दशा चल रही है वो भी छठे भाव की चल रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। इतने सारे प्लस पॉइंट हमको दिख रहे हैं, लेकिन इतना आसान कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। इनके D9 में स्थिति बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। लेकिन स्थिति जो ऑपोजिट हो रही है वो उस पे आऊँ उससे पहले इनका जो लग्न है वो वर्गोत्तम है, यानी कि D9 में जो लग्न बन रहा है वो इनका मेष ही बन रहा है, तो इनका लग्न वर्गोत्तम हो गया। ये एक प्लस पॉइंट है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सहायक होता है। अब जो स्थितियाँ बदल रही हैं वहाँ पे, या D5 का जो मालिक है वो D9 में जाके नीच का होगा, ये एक माइनस पॉइंट है। भाग्येश जो है वो भी D9 में जाके नीच का होगा। और सप्तम भाव का मालिक जो है वो इनके 10वें भाव में बैठा है D9 में, और सूर्य के साथ राहु बैठा है। ये जो स्थिति ऊपर बहुत हमें सरफेस के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, लग्न के ऊपर हमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, D9 में थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इनको ऊपर से बहुत इनको लोग जो क्या कहना चाहिए, जो लोग इनको मिल रहे हैं वो इनके अंदर बहुत क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि आप में क्वालिटीज़ हैं, आप बन सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन भीतर ही भीतर ये अपने आप से बहुत डरे हुए हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो इनको बार बार अपने आप को पुश करना पड़ता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। मैं जो D9 को देखती हूँ विवाह के अलावा और ग्रह के बल के अलावा, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि आप अंदर से अपने मन से कैसा फील करते हैं।
ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ऐसा देखना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने जो फील किया कुंडलियों में मैंने देखा है कि नवांश जो है वो जातक या जातिका अपना अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनको महसूस होता है। सूर्य और शुक्र का ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा भी था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है D9 में सूर्य और राहु की युति का सप्तम भाव में, और गुरु और शुक्र की युति का 10वें भाव में क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो ये सिग्निफिकेंस है, दूसरा इनका भाग्य जो है वो शादी के बाद उदय होगा। और एक इनके अंदर जो शुक्र और गुरु का संबंध बना हुआ है D9 के अंदर, वो एक इनके अंदर ये भी हैबिट डालता है कि इनको हर चीज़ की डिटेल चाहिए रहती है। हर चीज़ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा कब होगा, मतलब कि हर चीज़ की इनको डिटेल चाहिए रहती है। ये अंदर से उस चीज़ के पीछे एक वो कहते हैं ना कीड़ा जैसे होता है, तो वो कीड़ा इनके अंदर है हर चीज़ को जानने का। ये इनकी स्थिति है। कुंडली के अंदर IAS ऑफिसर बनने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन इन्होंने पूछा था IFS ऑफिसर यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। इंडियन फॉरेन सर्विसेज से ज़्यादा इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो जैसे मैंने शायद बताया पहले कि सूर्य जब 11वें भाव में बैठता है तो ऐसे लोग जो होते हैं ये सरकार के अंदर वित्तीय मामलों को संभालने के जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है, हायर पोस्ट होते हैं, फाइनेंस को संभालते हैं। दूसरा शुक्र जो है ये भी फाइनेंस से रिलेटेड ग्रह है, वो भी 11वें भाव में बैठा है। बुध जो है वो ओवरऑल बिजनेस वगैरह को और कम्युनिकेशन वगैरह को देखता है, तो वो भी फाइनेंस में हेल्प करता है। शनि जो है ये आपका इसके अंडर भी जो इंश्योरेंस वगैरह है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह है, ये सब आती हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। और गुरु जो इनका भाग्येश भी है और 12वें भाव का मालिक भी है, वो तृतीय भाव में बैठा है, उच्च भाव में बैठा है। तो वहाँ से भी हम जब अगर उच्च भाव में देखें तो कौन से भाव उसका बलाबल है, तो उसमें भी गुरु का इनका प्रभाव बन रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य और शुक्र के ऊपर D1 में गुरु का प्रभाव भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक इनकी मदर ने पूछा था कि कोई कुंडली में जो आपको दोष नज़र आए और कुछ आप खुद से इनको राय देना चाहें, तो एक इनको थोड़ा सा अपना मैरिड लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनका जो सप्तम भाव का मालिक है वो सूर्य से अस्त है, फिर शनि की दृष्टि उसके ऊपर है, और ये थोड़ी सी पॉइंट है। और सप्तम भाव में D9 में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, ये इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चलेंगी तो वो बढ़िया रहेंगे। एक इनका क्वेश्चन था कि 32 की एज के आसपास इनके जो है केतु की महादशा आएगी, वो कैसी जाएगी, और लाइफ में अगर कोई आपको इसमें डिफ़िकल्टीज लगती हैं या लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट्स लगते हैं, तो उसका वो आप बता दीजिएगा। तो केतु की जो महादशा है इनकी, वो ही इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगी, क्योंकि जितना बुध की दशा में इंसान राइज करता है, केतु की दशा में वो उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बुध की दशा में इंसान बहुत हायर ऊंचाइयों को छूता है, तो उसके अंदर आके ऊंचाइयों पे जब आप आ जाएं तो उसको अपने सिर पे ना चढ़ने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें, इनको रखना चाहिए। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में जो इनको दिलचस्पी है, केतु की दशा में वो इनकी फुलफिल होगी, उसमें ये कर पाएंगे। उसमें स्थान परिवर्तन हो सकता है केतु की दशा में, 9वें भाव में बैठा है। ओवरऑल अच्छी है, धार्मिक हो जाएंगी उस समय बहुत ज़्यादा। बस जो इनको मेन ध्यान रखना चाहिए, जो अगर बुध की दशा में आप ऊंचाइयाँ छूते हैं तो उन ऊंचाइयों को अपने सिर पे ना चढ़ने दें, उससे इनको बचना चाहिए। और जो इनको अगर उपाय के तौर पे इनको एक तो सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें,
क्योंकि इनका मंगल वैसे तो 12वें भाव में, लेकिन चलित में ये लग्न का ही फल दे रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। तो हनुमान जी की पूजा ये कर सकती हैं, उनकी पूजा इनको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके उसमें। विवाह के मामले में इनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो विवाह जो होता है वो हमेशा दो इंसानों के बीच में होता है, तालमेल बिठाने वाली बात होती है। तो कुछ चेंजेस अपने अंदर करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस आपको अपने स्पाउस के अंदर करने पड़ते हैं। अगर कोई चेंज हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप अपने आप को तो चेंज कर ही सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इनको कोऑर्डिनेशन बिठानी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल इनकी कुंडली अच्छी है, मेहनत करेंगी तो ये सब कुछ पा सकती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जबकि अगर इसको देखें तो कई लोग बोलेंगे कि अकारक ग्रह की वो चल रही है, दशा चल रही है, जो ना तो चंद्र लगन से ना ही लग्न से इस कुंडली के लिए कारक हैं। लेकिन फिर भी ये क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं बुध, तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने ऊपर विश्वास करें, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने ना दें। तो ये ओवरऑल इनके लिए अच्छी है। तो इनके फ्यूचर के लिए दृष्टि जी को बहुत, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डिटेल्स दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ हम कहना भूल जाते हैं, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियोस कब आ रही हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैडम आप लोगों की वीडियो आती है, हमको पता नहीं चलता। तो वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन हमारे ही पार्ट पे गलती है, हम बोलते नहीं कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जो बेल आइकन बना रहता है, रेड कलर का होता है शायद, तो उसको ऑन कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियोस कब आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कुंडली के साथ और किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें।